आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 शुरू करेंगे, दैट इज़ लाइट, प्रकाश। लाइट क्या होती है? लाइट, प्रकाश क्या होता है? इसकी डिफिनीशन एक बहुत प्रसिद्ध डिफिनीशन है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी by which we can see objects। ये बात है, ये डिफिनीशन बहुत जगह पर लिखी रहती है। बहुत साधारण सी परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आज हम इस डिफिनीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दो बातें हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। लाइट एक तरीके की एनर्जी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज़, जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो पहला तो कन्फ्यूजन यही होता है, हमको तो पता है कि सर जी हम कैसे देख सकते हैं चीज़ों को? हम तो देखते हैं आँखों से। कैसे देखते हैं? आँखों से। तो फिर प्रकाश का क्या काम है? बताया जाता है आँखों का काम देखना होता है। तो इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे अभी इस रूम में जो है लाइट को बंद कर दिया जाए तो ये जो वीडियो दिख रहा है आपको, वो अंधेरा दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास आँख तो है, आपके पास भी आँख है, तभी देख रहे हैं, लेकिन ये लाइट बंद करने की वजह से नहीं दिख रहा है। तो आँख का होना तो ज़रूरी है ही है, साथ साथ प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है, लाइट का होना ज़रूरी है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लाइट को नहीं, बिना लाइट को हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। दूसरी बात, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा क्या है? तो पहले ये समझ लें कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा या एनर्जी क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या ऊर्जा होती है, क्या डिफिनीशन है? तो इट इज़ ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। जो आपके पास क्षमता है काम करने की, वही क्या हो जाएगी? आपकी ऊर्जा कही जाएगी। जैसे अभी मेरे पास ऊर्जा है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, शाम तक मैं थक जाऊँगा तो मेरे पास ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, तो मेरा जो काम है वीडियो बनाना, पढ़ाना, तो मैं उसको नहीं कर पाऊँगा। तो काम करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो चीज़ काम करेगी उसके पास ऊर्जा है। आप काम करेंगे, आपके पास ऊर्जा है, मैं काम करूँगा, मेरे पास ऊर्जा है। तो लाइट भी एक ऊर्जा है, इसका मतलब प्रकाश। इसका मतलब वो भी काम कर सकता है, कोई ना कोई काम कर सकता है। कैसे काम करता है प्रकाश? जो लाइट है वो भी काम कर सकता है। इसका मतलब कैसे काम करता है? हमारे पास जो सोलर सेल होते हैं, सोलर लाइट होती है, सोलर सेल की मदद से हम उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, लाइट में चेंज करते हैं, बिजली में, और उससे क्या करता है? हमारा फ़ैन जो है मूव करता है, पंखा चलने लगता है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? लाइट को पहले बदल रहे हैं दूसरे फॉर्मेट में, और फिर क्या कर रहे हैं? उससे काम ले रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन फाइनली कौन कर रहा है? एक तरीके से देखें तो लाइट ही कर रही है। तो लाइट काम कर सकती है, इसीलिए क्या है? एक तरीके की ऊर्जा है। तो प्रकाश का होना ज़रूरी है हमको, तो आँखों के साथ प्रकाश का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है? जो सोलर सेल है उसको फाइनली वो काम कर रहा है किसकी मदद से? लाइट की मदद से। तो मतलब ये ऊर्जा है इसके पास। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये काम कर रही है लाइट, इसलिए इसको ऊर्जा कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, और इसकी मदद में ही हम चीज़ों को देख सकते हैं। आँख क्या है? आँख हमारे पास एक संवेदनशील अंग है, संवेदनशील अंग है, मतलब सेंसरी ऑर्गन है ये।
ठीक है, इसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं, ये हमको सेंस करने में मदद करती है। बट वस्तुओं को देखने में जो वो जिस कलर का है वो सब कौन डिसाइड करता है? लाइट ही डिसाइड करती है हमारी। आई होप कि आज ये आपको ये परिभाषा जो बहुत कन्वेंशनली लिखी रहती है आपको समझ में आ गई होगी कि वस्तुओं को देखना प्रकाश के थ्रू ही संभव है, और एनर्जी वो किस तरीके से, क्योंकि उससे भी हम काम ले सकते हैं, और जिन चीज़ों से हम काम ले सकते हैं वो क्या होती है? ऊर्जा होती है। और हमारी लाइट भी क्या है? एक तरीके की ऊर्जा है, क्योंकि हम इससे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और लिखा रहता है प्रकाश के बारे में, इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, या विद्युत चुंबकीय तरंग। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका क्या मतलब है? तरंगे तो आप समझते हैं क्या होती हैं, जो मूवमेंट में चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो तरंगे तो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तरंगे ऐसे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, और दूसरी होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लाइट, प्रकाश जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका उदाहरण है, जैसे हमारे पास सन है, यहाँ पे सूर्य चमक रहा होता, यहाँ पे हमारी अर्थ, सूर्य को थोड़ा बड़ा बना दें, ये हमारे पास सूर्य है और उससे बहुत दूरी पर हमारी पृथ्वी है। बीच में कौन है? बीच में है स्पेस, और इसके आसपास में है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर जब नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न होता है, तो यहाँ से दो तरीके की एनर्जी, एक लाइट एनर्जी और एक साउंड एनर्जी, मतलब ध्वनि और प्रकाश दोनों बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये क्या है? मैकेनिकल वेव है, इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है साउंड को, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है तो यहाँ पे स्पेस है बीच में पूरा खाली सा, तो ये नहीं चल पाती। और लाइट हमारे तक पहुँच जाती, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसको मीडियम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीधा सीधा क्या कर लेगा? चल लेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि इसको चलने के लिए, लाइट को चलने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी दूसरी बात बताई जाती है कि जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से होती है, जिसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ बातें लाइट के बारे में। अब हम बातचीत करेंगे कि जो हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है या कोई मीडियम है और ये हाईली पॉलिश्ड है। कंडीशन होती है प्रकाश के परावर्तन के लिए हाईली पॉलिश्ड। ये मैं पॉलिश किया हूँ एक साइड, तो जिधर से पॉलिशिंग नहीं है, अगर इधर से कोई लाइट आती है तो क्या होगा? ये यहाँ पर कोलाइड करेगी और वापस इसी मीडियम में चली जाएगी। तो जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से आती है और किसी हाईली पॉलिश सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम में आती है और किसी तल से टकराती है, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, और कैसा तल होगा? जो हाईली पॉलिश्ड होगा, ठीक है। तो क्या होगा? उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, जिस डायरेक्शन, जिस दिशा से वो आ रही है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होगी? प्रकाश का परावर्तन कही जाएगी। तो व्हेन अ लाइट कम्स फ्रॉम मीडियम, अ सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स and collide at a
highly polished surface and return back its same direction called as reflection of light। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है या किसी माध्यम से आती है और किसी चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम वापस चली जाती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज और है, कुछ शब्द हैं, जैसे जान लीजिए जिस बिंदु पर ये टक्कर होती है, जहाँ पर ये मिलते हैं, इनको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। जहाँ पर इंसिडेंस होता है लाइट का, उसको कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंसिडेंट पॉइंट। कहाँ पे होता है? वेयर लाइट एंड सरफेस मीट्स, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इंसिडेंट पॉइंट। जो लाइट इंसिडेंट होती, मतलब जो लाइट इनकमिंग है, आने वाली है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्शन के पास वापस चली जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम आगे बातचीत करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, आप डायग्राम भी बना लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो प्रक्रिया तो ऐसे भी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने पॉलिसिंग कर दी, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया, ये इंसिडेंट पॉइंट, ये हो गया इंसिडेंट रेज, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम कोई नॉर्मल खींचे, मतलब 90 डिग्री की लाइन, वो भी कहाँ से? इंसिडेंट पॉइंट से होकर जाए, ये 90 डिग्री इस सरफेस पर, तो इसको कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, थ्रू द इंसिडेंट पॉइंट, किसके नॉर्मल है? इस सरफेस, हाईली पॉलिश सरफेस। तो पहला रूल ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। हिंदी में कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ध्यान से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। सभी एक ही दिशा में होते हैं। ऑल लाई इन सेम प्लेन, सभी एक ही तल में होते हैं, या हम कह सकते हैं ऑल लाई इन सेम डायरेक्शन। सेम प्लेन का मतलब देखिए, बोर्ड के ही प्लेन पे तीनों हैं, आपको कोई बाहर निकलता हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आया, ऐसे गया, ये प्लेन। ठीक, तो डायरेक्शन का मतलब, यहाँ डायरेक्शन कहने से मतलब क्या है? यहाँ पे बेसिकली दो डायरेक्शन से मतलब है। एक डायरेक्शन इधर जिधर पॉलिशिंग है, एक जिधर पॉलिशिंग नहीं है। देखिए तीनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन।
बोर्ड के ही प्लेन पे इसलिए सेम प्लेन का। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा लॉ, दो लॉ हैं। दूसरा लॉ क्या है, नोट कर लिया होगा ना। इसी डायग्राम में थोड़ा सा देखिए, ये एंगल है हमारा आई, से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाले एंगल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और नाम है इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे आपतन कोण, और इसको कहेंगे परावर्तन कोण। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा परावर्तन कोण कहेंगे। तो क्या कहा जाता है, दूसरा लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो एंगल आई विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो दो नियम है। पहला नियम हमने क्या जाना था, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम डायरेक्शन। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, मतलब कोण आई कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम रे डायग्राम को सीखेंगे, किरण आरेख को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।